एनवायरमेंटल ग्रेजुएट ही हूँ मैं, और मैं टीचिंग कर रहा हूँ 5 साल से। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम कुछ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यू कैन से। बेसिकली मैं इसको कहता हूँ नॉर्मल एनवायरमेंटल स्टडीज। So why we differentiate environmental science or environmental engineering? Environmental studies is better term that can be used and that should be used. So we will discuss something about what was the waste and क्या मसाइल थे और अब हम किधर जा रहे हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न जो है वो हिस्ट्री में बैक अगर हम जाएं तो शुरू से ही कंटिन्यू है। लेकिन इस ये वर्ष तब हुए जब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व हो गई इसमें। तो इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, ठीक है। हमारी जितनी मशीनरी न्यू आई, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1960s में स्टार्ट हुई है। उस डेकेड में सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आए हैं। अभी हम थोड़ा सा जो मेजर डिजास्टर्स है एनवायरमेंटल के रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी हम देखेंगे तो जो मेजर डिजास्टर्स हैं वो 1960s के बाद ही स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है। उसमें हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। इससे पहले मैं एक और चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा जो कि एक बड़ा कह लेंगे जिस तरह हिडन एनिमी है, हम उसको डिस्कस अक्सर नहीं करते, जो कि वर्ल्ड वॉर है या वेपन्स है। जब से वेपन का यूज हुआ, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में सबको पता है कि जब एटम बम जो फायर किया गया उसके बाद काफी अरसे तक जापान में उसके साइड इफेक्ट्स रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं ट्रांसबाउंड्री इश्यूज, व्हाट इज ट्रांसबाउंड्री? लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन वी कैन से। वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी हद तक, लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते टू ट्रैवल अक्रॉस द बाउंड्रीज। सो जब ये प्रॉब्लम आया उसके बाद से जो जब वेपन यूज होता है उससे जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं वो अक्रॉस द बाउंड्री ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये एक पहला एक केस था। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई जिससे सिनेरियो और वर्स हो गया। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल चैलेंजेस। हम सबको पता है कि अभी करंटली एनवायरमेंटल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, वो जिसमें हम पोल्यूशन है हमारे पास और क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है। ये दो मेजर क्राइसिस हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं। पोल्यूशन में 3 तरह की पोल्यूशन है, वो हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल साइंसेज, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल साइंसेज जो है जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में आती हैं, वो हेल्प करता है हमें इन चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करने में और इनके सॉल्यूशंस को डेवलप करने में। तो हम इन इसी चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बैक इन हिस्ट्री अगर हम देखें तो जो 19th सेंचुरी थी उसमें सबसे पहले ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रियलाइज कराई गई क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। क्योंकि 19th सेंचुरी की बात करें तब तक भी पॉपुलेशन काफी हद तक इंक्रीज हो चुकी थी, और ये जो 19th सेंचुरी है इसमें बहुत एक्सप्लोरेशन हुई है, क्योंकि इसमें हमारे पास ट्रैवलिंग जो है वो ज्यादा हो गई थी। ओशियन ट्रैवल लोग ज्यादा कर रहे थे, तो इस वजह से जो है ना फिर क्लीन वाटर इश्यूज आने लग गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस फील्ड में पाइनियर्स जो है जॉर्ज वार्निंग है, जिसने सबसे पहले क्लीनिंग की, स्ट्रीट क्लीनिंग की तरफ अपना जो है वो रोल प्ले किया इन लेट 80s में भी 19th सेंचुरी का जो एंड था वहां पे। सो उसने डिफरेंट जो है मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए स्ट्रीट क्लीनिंग के, ठीक है। उसके बाद एक बुक है साइलेंट स्प्रिंग, ये बहुत एक रिनाउंड जो है वो बुक है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में।
तो ये रेचल कार्सन ने लिखी थी। इसमें पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स के यूज को जो है ना वहां पे हाईलाइट किया गया, उससे कितने ज्यादा हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारी एग्रीकल्चर में, और ये प्रॉब्लम्स अभी तक स्टिल कंटिन्यू है। अगर हम करंट इरा की बात करें तो अभी भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड ही यूज कर रहे हैं। अब एक नई नई टर्म्स आ रही हैं पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर भी, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, लेकिन वो इतने फॉल नहीं है और हर कंट्री में नहीं है, या कह लें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे तो नहीं है, लाइक पाकिस्तान। तो बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर जो है वो बहुत एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पर बुक इस बुक में इसी चीज को हाईलाइट किया गया था कि हमारे एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम आ रहा है। फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या डिजास्टर्स आए हैं। ठीक है, लाइक हमने जैसे पहले मैंने डिस्कस किया कि कुछ प्रॉब्लम्स थे स्टार्ट पे, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई है उसके बाद, फिर जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। अब उसके अलावा कुछ मेजर डिजास्टर्स हैं, ये चंद एक हैं, इसके अलावा और भी हैं। जैसे जापान में 4 बिग पोल्यूशन डिजीजेज आई थी। हुआ क्या था, जब इंडस्ट्रियल, जैसे हम बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मेजर तो शुरू हुई 1960s में, लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं जो कि पहले से इस पे काम कर रही थी, उसमें जैसे कि जापान में 1912 में इंडस्ट्रियल वेस्ट को मिस हैंडल करने की वजह से वो वेस्ट जो है वो आउटब्रेक हो गया थ्रू आउट द सिटीज, और उससे डिफरेंट डिजीजेस काज हुई। उसके बाद नाइगर डेल्टा ऑयल पोल्यूशन, ये एक डिजास्टर हुआ था 1958 में। इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट 13 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो स्पिलिंग हो गई थी, ऑयल स्पिलिंग। ये ऑयल स्पिलिंग अभी तक ये इशू है, लेकिन अब काफी हद तक कंट्रोल्ड है, ठीक है, क्योंकि हमारी पैकेजिंग अच्छी है और बाकी सारी चीजें। लेकिन उस टाइम पे ये एक बड़ा इशू था, जिसमें क्या था कि ये जो कंपनी थी वो शेल एंड नाइजेरियन गवर्नमेंट उसको ऑपरेट कर रहे थे। शेल बहुत पुरानी कंपनी है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आया था। तो वहां पे नाइजीरिया का जो ये एक स्पेसिफिक एरिया था डेल्टा, वो पूरी दुनिया में एक मोस्ट पोल्यूटेड एरिया उस टाइम रिकॉग्नाइज हुआ था। ठीक है, उसके बाद इक्वाडोर अमेजन डिग्रेडेशन एक इंसिडेंट है हमारे पास। इसमें भी 400 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो डिफरेंट वाटर शेड्स में रिलीज कर दिया गया। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम इस तरह के हैं जो कि अभी तक कंटिन्यू है, उनकी फॉर्म चेंज हो गई है कि वहां पे अभी तक कंपनियां ऐसे करती हैं वैसे तो, लेकिन वहां पे क्या था कि कोई रेगुलेशंस नहीं थे। तो जो वेस्ट ऑयल है उन्होंने उनको वाटर चैनल्स में और वाटर जो जो पाउंड्स हैं उनमें उन्होंने ना उसको डंप कर दिया। ठीक है, अब वो वाटर आगे कहीं कोई कम्युनिटी यूज करेगी तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम आएंगे, और ये प्रॉब्लम वहां पे तब ये हुआ था। और ये 1964 से 1990 तक ये प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू रहा था। उसके बाद ये डायग्नोज हुआ, तो फिर उस पे जो है वो रिएक्शन आए। नेक्स्ट है जी पीरूज अमेजोन डिग्रेडेशन। अब इसमें भी क्या है कि 9 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो रिलीज किया गया अमेजोन अमेजोन के वाटर शेड्स में। ठीक है, अब देखिए बैक इन हिस्ट्री, ये जो है 20th सेंचुरी का एंड है ऑलमोस्ट, वहां पे ऑयल की प्रोडक्शन पीक पे थी। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात करें तो अभी ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो यूज जो है वो पीक पे है। 2030 के बाद इसका जो यूज है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और एक एस्टिमेटेड अंदाजे के मुताबिक 2050 और 2060s में ऑयल जो है वो उसका यूज खत्म हो जाएगा, और जैसे कि अभी भी काम चल रहा है ई व्हीकल पे या सोलर व्हीकल्स पे, उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे हम। तो तब भी ये ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ ये ऑयल के रिलेटेड इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं वहां पे ये आए। तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के डिजीज, ट्यूमर, स्किन एलिमेंट्स और मिसकैरेजेस फ्रॉम ऑयल एक्सपोजर जो प्रॉब्लम्स ये सामने आए थे। नेक्स्ट इटलीज सेवेसो डाइऑक्सन क्लाउड। तो डाइऑक्सन जो है वो गैशियस फॉर्म में जो है रिलीज हुआ था। ये भी एक एक्सीडेंट हुआ था केमिकल प्लांट पे। ठीक है,
उसमें ये क्लाउड की तरह बस्ट होके ये एनवायरनमेंट में फैल गया था। अब इससे ऑलमोस्ट 2000 पीपल जो है वो इफेक्ट हुए एंड 80,000 एनिमल्स जो है वो इफेक्ट हुए, और ये फूड चेन का हिस्सा बन चुका था। ओके नेक्स्ट, इंडिया भोपाल साइनाइड गैस। इंडिया में ये एक कंपनी थी यूएस बेस्ड, वो काम कर रही थी, केमिकल प्लांट उनका था एक। तो वहां से साइनाइड गैस जो है वो रिलीज हुई, और इट किल्स ऑलमोस्ट 4,000 पीपल्स। सही है। और ऑलमोस्ट 500,000, 5 लाख तक लोग जो है इससे बीमार हुए थे, और 4,000 तक डेथ हुई थी। ठीक है। और इसमें ब्लाइंडनेस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह ये चीजें आई थी, प्रॉब्लम्स जो सामने आए थे। 1986 में फिर चेरनोबिल, ये बहुत, ये भोपाल और चेरनोबिल ये बहुत मशहूर जो इंसिडेंट्स हैं। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, ये न्यूक्लियर स्पेसिफिक फर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर था। ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो प्रॉपरली उसकी जो है वो कंट्रोलिंग ना होने की वजह से एक्सप्लोजन हो गई थी। एंड 1986 में। अब यहाँ पे देखें, इस वजह से अब जब न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो जब एक्सप्लोजन हुई, उससे उससे टेम्परेचर इतना हाई तक गया है कि वहां पे प्रॉपर जो सारी वो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो मेल्ट डाउन हो गई। ठीक है। और उसके बाद जो है वो तब इस इंसिडेंट के बाद जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा केयर के साथ उसको डिजाइन किया जाता है, क्योंकि अब इसमें 31 पीपल डायरेक्टली इफेक्ट हुए थे, ये तो किलिंग है ना, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट हुए थे, डिजीजेस कॉज हुई थी। अब क्या है कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किया जाता है तो उसमें हाई क्वालिटी जो है वो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज so air pollution is the presence of substances or pollutants in the air in sufficient concentration and sufficient time. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा तब वो पोल्यूटेंट है, और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वहां पे स्टे करेगा तब वो जो है वो पोल्यूटेंट है, और तब वो पोल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है। और वो पोल्यूशन कब करेगा, जब वो जो है वो प्रॉपर्टी, हेल्थ, सेफ्टी को इफेक्ट करेगा। So there are different sources of air pollution: stationary and mobile sources. Stationary sources, they like industries, ठीक है, या म्यूनिसिपल इंसिनरेटर्स। पॉइंट सोर्स, इसमें भी एरिया सोर्स है। और अब पॉइंट सोर्स जो है वो जो कि स्पेसिफिक है, एक एक स्पेसिफिक पॉइंट से पोल्यूशन जो है वो आ रही है, लाइक कि जब हम घरों में जैसे कि कोई चीज जला रहे हैं तो वो एक पॉइंट सोर्स है, वो स्टेशनरी सोर्स है। इस तरह इंडस्ट्रीज हैं, पावर प्लांट्स हैं। इसके अलावा क्या है, रेजिडेंशियल हीटिंग सिस्टम्स, कमर्शियल हीटिंग्स और ओपन के, जो कि जैसे कि हमारी जो वेस्ट साइड है वहां पे बर्निंग करते हैं, वो स्टेशनरी सोर्स है, लेकिन वो एरिया सोर्स है, वो ज्यादा एरिया को इफेक्ट कर रहा है। और उसका जो सोर्स है वो वाइड स्प्रेड है। ठीक है। मोबाइल सोर्सेज में फिर हमारी व्हीकल्स आ जाएंगी, हाईवे व्हीकल्स, रेल लाइन सोर्स। फिर एयर सोर्स में एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, जिनका एक्सपोजर ज्यादा है वो एरिया सोर्स में आता है। ठीक है। एयर पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ओरिजिन एंड प्रेजेंस इन द एनवायरनमेंट। स्टेट ऑफ मैटर क्या है कि गैसियस पोल्यूटेंट है या पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स है। ठीक है। गैसियस पोल्यूटेंट्स में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्सिस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं। पार्टिकुलर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास डस्ट जो है वो, मिस्ट, फ्यूम, स्मोक। इसमें पीएम्स भी हैं, पार्टिकुलेट मैटर, पीएम, PM10, PM7.5, PM2.5। ठीक है। तो ये होते हैं। उसके बाद ओरिजिन क्या है, कि प्राइमरी एयर पोल्यूशन है या सेकेंडरी। इसकी मैं एग्जांपल देके आप लोगों को जल्दी से समझाना चाहूंगा। जैसे हमने बात की सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, हमारा गैसेस पोल्यूटेंट है, और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट भी है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। उसके अलावा अब हमारे एयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है
CO2, और जब बारिश आएगी क्या होगा, H2O, ये क्या बनाएगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, बैलेंस की तरफ नहीं अभी हम जा रहे कि बैलेंस क्या करेगा। इसके अलावा जब SO2 है प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, HNO3। ठीक है, अब हमारी जो एसिड रेन होती है, जब जिसको हम कहते हैं एसिड रेन है, उसमें क्या होता है कि 75% तक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं, और कुछ इसमें फिर कार्बोनिक एसिड होता है और बाकी माइनर एसिड्स होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की जब ये वाटर से रिएक्ट करके ये बना देंगे तो ये हो जाएंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है, जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें ओजोन भी है, यस, ठीक है, पैन है, और बहुत सारे इसमें जो है वो पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर की बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं इंडोर पोल्यूशन और आउटडोर पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स। तो इंडोर में मॉस्किटोज, रिपेलेंट्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स इसमें मेजर है, और मॉस्किटोज। ठीक है, मॉस्किटोज तो एज अ पोल्यूटेंट नहीं है, दे आर कैरियर्स। ठीक है, सिगरेट स्मोक, वार्निशेस, ये जो तीन है ना, तीन चार, ये मेजर इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, लाइक अगर हम ओवन यूज कर रहे हैं वहां से पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसके अलावा आउटडोर में ऑटोमोबाइल्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो है वो आ जाएंगे। अब इसके इफेक्ट क्या है, सबसे पहले हम देख रहे हैं ओजोन इफेक्ट हो रही है, ओजोन लेयर हमारी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो है हमारी अर्थ जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसमें होता है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। एसिड डेपोजिशन, जैसे हम बात करें एसिड रेन, और फोटोकेमिकल स्मोक, दीज आर इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये 1 2 3, ये वन क्या है कि इफेक्ट कर रहा है फोटोकेमिकल स्मोक को, ये कहाँ से आ रही है, व्हीकल एग्जॉस्ट से। हाइड्रोकार्बन कहाँ से आ रहे हैं, पेंट से, और व्हीकल जो है वो एग्जॉस्ट से। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी 5 और 6, रेफ्रिजरेंट्स और प्लास्टिक फोन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ रहे हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में और ओजोन, ये इसको भी ओजोन को इफेक्ट कर रहे हैं, ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या है कि जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उनका एयर में जो है रिएक्ट करके स्मोक बनाना जो है, जैसे कि जो स्मोक और फोग मिलकर स्मोक बनाते हैं। ठीक है, इस तरह की स्मोक है फोटोकेमिकल स्मोक और इंडस्ट्रियल। फोटोकेमिकल स्मोक कब बनेगी, फोटोज का वर्ड आ रहा है, जब लाइटनिंग होगी या सनलाइट की मौजूदगी में जो बनेंगे ना स्मोक, वो फोटोकेमिकल स्मोक होगी। ठीक है, जैसे स्मोक तो कॉमन है हमारे पास। अब एयर पोल्यूटेंट्स जो है, डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी या ब्लड पॉइजनिंग है लीडिंग टू, इससे डेथ भी हो सकती है, और इससे एक्सीडेंट्स, डिफरेंट एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। लाइक कि अगर किसी जगह पे कमरे में बंद है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो सफोकेशन से डेथ हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड, इरिटेशन ऑफ द थ्रोट एंड आई, सफोकेशन, एग्रावेशन ऑफ एस्थमा एंड क्रोनिक ब्रोंचिटिस। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हेडेक, रेस्पिरेटरी, ये सारे इसके जो है ना वो इफेक्ट्स हैं, ये आप लोग इसको रीड्स भी कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये लेड देखें, ये लेड यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेड जो है वो एयर पोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा हाई ऑक्टेन है ना पेट्रोल अभी यूज भी हो रहा है, वो लेड फ्री पेट्रोल है, उसमें लेड मौजूद होता है पेट्रोलियम में। तो वहां पे उसको हम लेड फ्री करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, वो भी इस तरह की चीजों को फिल्टर, मरकरी या ये जो पोल्यूटेंट्स हैं इनको फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जो कि गाड़ियों में यूज हो रहे हैं अभी। अब इसके लिए क्या है कि हम सोर्स पे चीजों को ठीक करें, या क्या है
उसके बाद पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद हम उसको करें। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, और इसको कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच। कि प्रॉब्लम आ गया उसके बाद रिएक्ट करना है। इसमें प्रोएक्टिव क्या है, प्रॉब्लम आने से पहले। ठीक है, सूटेबल डिजाइन मॉडिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट, हम ऐसे इक्विपमेंट बनाए जिससे जो है पोल्यूटेंट कम प्रोड्यूस हो। इसकी एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो यामाहा बाइक है जो कि 2 स्ट्रोक होता था, उसमें एयर पोल्यूशन ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। उसके बाद 3 स्ट्रोक आगे बाइक्स,